आज हम वियतनाम युद्ध से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोतों पर बात कर रहे हैं। हाँ। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं है, बल्कि एक छोटे से देश के गजब के जज्बे की भी है। हाँ, जिसने पहले फ्रांस, फिर जापान और फिर अमेरिका जैसी महाशक्ति का सामना किया। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो 20 साल लंबा संघर्ष चला, इसमें क्या खास था। हाँ, और इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। देखिए, बात शुरू होती है करीब 19वीं सदी के मध्य से, जब फ्रांस ने वियतनाम पर कब्जा किया। फ्रेंच इंडो चाइना बनाया। हाँ, वो तो काफी लंबा चला, मतलब 80-90 साल तक। लेकिन फिर द्वितीय विश्व युद्ध आया और उसने सब बदल दिया। 1940 में जापान ने हमला कर दिया। अब देखिए, उन्होंने फ्रांसीसी एडमिनिस्ट्रेशन को तो रखा, पर कंट्रोल जापान का था। अच्छा। और फिर जब जापान हार गया 1945 में, तब फ्रांस ने सोचा, चलो वापस कंट्रोल लेते हैं। लेकिन तब तक वियतनाम में राष्ट्रवाद की एक लहर वो उठ चुकी थी। और उस लहर का चेहरा थे हो ची मिन, है ना? बिल्कुल, हो ची मिन, राष्ट्रवादी साम्यवादी विचारक। उन्होंने पहले इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, फिर वियतमिन नाम का संगठन खड़ा किया विदेशी कब्जे के खिलाफ। और 1945 में जैसी जापान गया, उन्होंने फौरन हनोई में आजाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की घोषणा कर दी, यानी उत्तरी वियतनाम। हो ची मिन पहले राष्ट्रपति बने। लेकिन दक्षिण, वो तो अभी भी फ्रांस के प्रभाव में था। हाँ, और फ्रांस इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। उन्होंने हो ची मिन की पूरी आजादी और एकीकरण की मांग को ठुकरा दिया। और नतीजा, जंग। पहला इंडो चाइना युद्ध 1946 से शुरू, फ्रांस बनाम वियतमिन। इसमें वियतमिन ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? उनके पास तो फ्रांस जैसे हथियार नहीं थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का जबरदस्त इस्तेमाल किया। देखिए, फ्रांसीसी सेना मॉडर्न थी, पर वियतमिन के लोग इलाके को जानते थे। छिपकर हमला करते, गायब हो जाते। छापा मार युद्ध जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यही रणनीति काम आई 1954 की दिएन बिएन फू की लड़ाई में। वो निर्णायक साबित हुई। फ्रांस की बहुत बुरी हार हुई और उन्हें वियतनाम छोड़ना पड़ा। तो ये दिखाता है कि सिर्फ हथियार नहीं, रणनीति और जज्बा वो भी बहुत मायने रखता है। सही कहा। इसके बाद हुआ जेनेवा समझौता 1954 में। अच्छा, जिसमें वियतनाम को बांटा गया था। हाँ, 17वीं समानांतर रेखा पर। हाँ, अस्थायी तौर पर। उत्तर में हो ची मिन का शासन, दक्षिण में सम्राट बाओदाई। और तय हुआ कि 2 साल में चुनाव होंगे, देश एक हो जाएगा। पर वो चुनाव तो कभी हुए ही नहीं। क्यों? वहीं पर अमेरिका की एंट्री होती है। देखिए, शीत युद्ध का जोर था। अमेरिका को डर था डोमिनो थ्योरी का। हाँ, कि अगर वियतनाम कम्युनिस्ट बना तो आसपास के सारे देश, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, सब एक एक करके कम्युनिस्ट बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने दक्षिण में ngoden जियम, एक एंटी कम्युनिस्ट नेता, उनको सपोर्ट किया 1955 में। बाओदाई को हटवा दिया और चुनाव टल गए। तो जियम के आने से दक्षिण में क्या हालात सुधरे या बिगड़े? बिगड़े। जियम का शासन काफी दमनकारी निकला। उन्होंने कम्युनिस्ट समर्थकों पर, जिन्हें बाद में वियतकॉन्ग कहा गया, और बौद्धों पर भी बहुत जुल्म किया। अच्छा। हाँ, इसी दमन ने दक्षिण में उनके खिलाफ एक तरह से विद्रोह को और हवा दी और 1960 में औपचारिक तौर पर नेशनल लिबरेशन फ्रंट NLF यानी वियतकॉन्ग बन गया। और इनको मदद तो उत्तर से मिल रही थी, वो हो ची मिन ट्रेल के जरिए। बिल्कुल, वो एक गुप्त रास्तों का नेटवर्क था, पहाड़ों जंगलों से होता हुआ, जिसके जरिए उत्तर वियतनाम से सैनिक, हथियार, जरूरी सामान दक्षिण में वियतकॉन्ग तक पहुंचता था। ये उनकी लाइफलाइन थी। अमेरिका ने इसे रोकने की कोशिश की होगी। बहुत कोशिश की, जैसे ऑपरेशन रेंच हैंड। उसमें एजेंट ऑरेंज जैसे जहरीले केमिकल का छिड़काव किया गया जंगलों को साफ करने के लिए। लेकिन उसका असर भयानक हुआ, पर्यावरण पर भी, लोगों की सेहत पर भी। आज तक उसका असर है। कितना भयानक? और फिर अमेरिका सीधे युद्ध में कब और कैसे कूदा? वो हुआ 1964 में, टोंकिन की खाड़ी की घटना। कहा गया कि अमेरिकी जहाज पर हमला हुआ है। इसके बाद अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति को खुली छूट दे दी सैन्य कार्रवाई की। और फिर शुरू हुई बमबारी, ऑपरेशन रोलिंग थंडर। हाँ, उत्तरी वियतनाम पर भयानक बमबारी। और 1965 में अमेरिकी जमीनी सैनिक, मरीन, वो वियतनाम पहुंच गए। अब अमेरिका सीधे युद्ध में था। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, लेकिन उनके लिए ये लड़ाई आसान नहीं रही होगी। वो सुरंगों वाली बात काफी सुनी है। आसान बिल्कुल नहीं, ये उनके लिए एक बुरे सपने जैसा था। घने जंगल, दुश्मन की गुरिल्ला रणनीति, और ये पता लगाना मुश्किल कि कौन आम नागरिक है और कौन वियतकॉन्ग लड़ाका। और वो सुरंगे अविश्वसनीय। वियतकॉन्ग ने जमीन के नीचे सुरंगों का एक पूरा जाल बिछा रखा था, सैकड़ों मील लंबा।
उसमें अस्पताल थे, बैरक थे, हथियार रखे जाते थे। वो कहीं से भी निकलते, हमला करते और वापस सुरंगों में गायब। अमेरिकी सैनिक क्या करते थे फिर? उन्होंने टनल रैट्स नाम की स्पेशल यूनिट बनाई थी जो इन सुरंगों में घुसती थी। पर यह बहुत खतरनाक काम था और वो पूरे नेटवर्क को कभी खत्म नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी नुकसान वो बढ़ता ही गया। तो युद्ध का पासा पलटा कब? कौन से मोड़ अहम थे? मेरे हिसाब से 1968 एक बहुत अहम साल था। सबसे पहले टेट ऑफेंसिव। टेट ऑफेंसिव? हाँ, वियतकांग ने दक्षिण के लगभग 100 शहरों और कस्बों पर एक साथ हमला बोल दिया। सैन्य तौर पर देखें तो वियतकांग को भारी नुकसान हुआ, वो एक तरह से फेल हो गए। लेकिन इसका अमेरिका पर मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा पड़ा। अमेरिकी जनता जो सरकार की जीत के दावे सुन रही थी, उन्होंने टीवी पर देखा कि दुश्मन तो अमेरिकी दूतावास तक पहुंच गया है साइगोन में। उनका सरकार पर से भरोसा उठ गया। यह अमेरिका के लिए एक बड़ी साइकोलॉजिकल हार थी। युद्ध विरोधी प्रदर्शन और तेज हो गए। और 1968 में ही वो माय लाए हत्याकांड भी हुआ था। हाँ, उसी साल, जहां अमेरिकी सैनिकों ने गांव के सैकड़ों निहत्थे लोगों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को मार डाला। जब ये खबर बाहर आई तो पूरी दुनिया में गुस्सा फैल गया। और फिर वो पेंटागन पेपर्स लीक 1971 में। हाँ, उसने तो जैसे ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। उनसे पता चला कि कैसे एक के बाद एक अमेरिकी सरकारें युद्ध की असलियत, उसके विस्तार और अपने इरादों के बारे में लगातार झूठ बोलती आई थीं। तो इन सब चीजों का असर हुआ होगा अमेरिका पर, दबाव बना होगा निकलने का। बिल्कुल, बढ़ता विरोध, सैनिकों का भारी नुकसान और युद्ध जीतने का कोई रास्ता न दिखना, इन सब के चलते अमेरिका ने आखिरकार वियतनाम से निकलने का फैसला किया। पेरिस शांति समझौता 1973। हाँ, जनवरी 1973 में समझौता हुआ। अमेरिकी सेना की वापसी शुरू हो गई। युद्ध विराम हुआ। हेनरी किसिंजर और उत्तरी वियतनाम के ले डक्थो को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। हालांकि ले डक्थो ने लेने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि अभी शांति कहां हुई है, लड़ाई तो भी जारी थी उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच। हाँ, अमेरिकी सेना हट गई पर वियतनामी तो लड़ते रहे। और अमेरिकी मदद के बिना दक्षिण वियतनाम की सरकार वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। अप्रैल 1975 में उत्तरी वियतनामी सेना टैंकों के साथ दक्षिण की राजधानी साइगोन में घुस गई। और युद्ध खत्म हुआ? हाँ, 30 अप्रैल 1975 को साइगोन का पतन हुआ और इसी के साथ वो 20 साल लंबा भयानक युद्ध खत्म हुआ। जुलाई 1975 में वियतनाम आधिकारिक तौर पर एक हो गया, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम बना। साइगोन का नाम भी बदल दिया गया। हाँ, हो ची मिन सिटी कर दिया गया उनके सम्मान में। हालांकि हो ची मिन युद्ध खत्म होने से पहले ही 1969 में गुजर गए थे। तो आखिरकार वियतनाम एक हुआ, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। लाखों वियतनामी मारे गए, सैनिक भी, आम नागरिक भी, और करीब 58,000 अमेरिकी सैनिक। हाँ, कीमत बहुत ज्यादा थी। ये कहानी सिर्फ हार जीत की नहीं है, ये राष्ट्रवाद की, बाहरी हस्तक्षेप के नतीजों की और एक महाशक्ति की अपनी सीमाओं को पहचानने की कहानी है। सही कहा। ये युद्ध दिखाता है कि कैसे स्थानीय राष्ट्रवाद, दृढ़ संकल्प और सही रणनीति वो बड़ी से बड़ी सैन्य ताकत पर भी भारी पड़ सकते हैं। और जैसा हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वियतनाम युद्ध असल में शीत युद्ध का सबसे गर्म, सबसे खूनी मैदान था? और अगर हां, तो क्या उस पूरे दौर को शीत युद्ध कहना भी कितना सही है? ये सवाल यकीनन सोचने लायक है।